हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ठीक है, पार्ट 8 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 7 पार्ट में अभी तक हम इस सीरीज को, इस रिपोर्ट को बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अभी तक कवर करते आए हैं और अभी इसमें 2-3 पार्ट और हैं, तो हम इसको भी कवर करेंगे जल्दी से। हम इस सीरीज में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट डेटाज जो है वो अभी तक हमने कवर किए हैं। जैसे कि हमने अभी तक फॉरेस्ट कवर के बारे में पढ़ा, ट्री कवर के बारे में पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी क्या है फॉरेस्ट को लेकर वो पढ़ा, मैनग्रोव कवर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने अबाउट द ग्रोइंग स्टॉक को पढ़ा था। आज हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं इन पार्ट 8, दैट विल बी अबाउट योर बैम्बू। ठीक है, बैम्बू रिसोर्सेज के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो सारे के सारे जो वीडियोस दे हैं पुराने, वो पब्लिश जो हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां पर सारे के सारे वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। उनको प्लीज़ देखिए। एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि ये 2 साल में एक बार पब्लिश होती है रिपोर्ट। तो ये 2019 की जो रिपोर्ट है ये ना सिर्फ 2020 के लिए बल्कि जो 2021 का एग्जाम होगा उसके लिए भी जो क्वेश्चंस है, जो डेटा है, वो यहीं से यूज होगा। ठीक है, तो प्लीज इस सीरीज को फॉलो कीजिए, सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए। जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे मैं यही चीज कहूंगा कि चीजों को थोड़ा सा फैलाएं। ठीक है, मैं फिर से वही वर्ड यूज कर रहा हूं कि कोरोनाइज करें चीजों को, यानी कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आप इस वीडियोस को भी फैलाएं और लोगों को इनके बारे में बताएं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि जो वीडियोस हैं, जो भी हमारी तरफ से अपडेट्स आता है, उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिस ना हो। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द, हो सकता है कि अगले हफ्ते से ही या बहुत जल्द, आप लोगों के लिए और भी सारे कोर्सेज यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 8 के साथ। और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक है तो वो नीचे जरूर देना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैम्बू रिसोर्सेज के बारे में। बैम्बू देखिए होता क्या है, आपको पता है, बैम्बू सबको पता है क्या होता है, बांस। ठीक है, बैम्बूज आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेज उगने वाला और पेरिनियल प्लांट्स है। ठीक, पेरिनियल का मतलब है जो साल भर होता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इसकी हाइट जो है लगभग ये भी देखा गया है कि एक दिन में 4 फीट तक ये बढ़ सकता है। ठीक है, 4 फीट्स इन अ डे। ठीक, और दूसरी चीज, एक चीज यहां पर आप और ध्यान रखिएगा कि बैम्बू जो है इसको ट्री नहीं माना जाता। ठीक है, बैम्बू इज अ ग्रास, ये एक घास है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इट दे बिलोंग टू द फैमिली पोआसिए। ठीक है, ये इनकी फैमिली है, दैट इज ग्रैमिने, एंड आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड माइल्ड टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कहां कहां पर पाया जाता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और माइल्ड टेम्परेट रीजन्स में। ठीक है, बैम्बूज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरली है इन अबंडेंस, यानी कि बहुत ज्यादा है। किस रीजन में, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और जो आइलैंड्स है ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में, वहां पर। ठीक, बैम्बूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा अनइवन है। ठीक है, यानी कि एक समान नहीं है, असमान है। एंड लार्जली डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि प्रेसिपिटेशन, की कितनी बारिश वगैरह हो रही है, टेम्परेचर, तापमान क्या है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई कितनी है जगह की, और सॉइल कंडीशंस। ठीक है, वहां की जो मिट्टी है उसकी कैसी कंडीशन है उस पर। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ नेचुरल बैम्बू फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एशियन कंट्रीज, जो लाई करती हैं 15 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, वहां पर ये जो है ज्यादा पाया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो बैम्बू जो है वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री में होता है, एक्सेप्ट द कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन को छोड़कर अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे देश में जो है बैम्बू उगता है या पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैम्बू कल्म्स ग्रो फ्रॉम दी डेंस रूट राइजोम सिस्टम, और 2 टाइप के राइजोम्स होते हैं, एक होता है मोनोपोडियल और दूसरा होता है सिम्पोडियल। ठीक है, जो फॉर्मर है यानी कि जो मोनोपोडियल है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और जो राइजोम है, राइजोम बर्ड्स दैट डेवलप आइदर अपवर्ड जनरेटिंग अ कल्म और हॉरिजॉन्टली विद अ न्यू ट्रैक्ट ऑफ द राइजोमल नेट। कल्म क्या होता है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो चीज होता है बीच में, आपने बैम्बू में देखा होगा कि इस तरीके के नोड्स होते हैं, है ना, ऐसे बीच बीच में, और इनके जो बीच का पार्ट होता है ये पूरा का पूरा, दिस इज नोन एज योर कल्म। ठीक है,
जो मोनोपोडियल बैम्बूज होते हैं दे आर नॉन क्लम्प फॉर्मिंग विद कल्म्स डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन बी इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है कि ये आप कह सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मतलब एक तरीके से अनयूजुअल तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक, पाए कहां पर जाते हैं? पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन्स में और इंक्लूड करते हैं जो जेनर इनका है दैट इज फाइलोस्टेचिस एंड प्लियोब्लास्टिस। ठीक है, जेनर जो वर्ड है ये आपका आपने एक वर्ड सुना होगा जो टेक्सोनॉमी होती है, बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी, जिस तरीके से हम क्लास, स्पीशीज, जीनस उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जीनस वर्ड का प्लूरल है जेनरा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टाइप का राइजोम है दैट इज सिम्पोडियल राइजोम्स, ये होते हैं शॉर्ट एंड थिक। ठीक है, एंड द कल्म्स अबव ग्राउंड आर क्लोज टुगेदर इन अ कॉम्पैक्ट क्लम्प विच एक्सपेंड्स इवनली अराउंड इट्स सर्कमफेरेंस। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है ये है ट्रॉपिकल रीजन एंड दे आर नॉट इन्वेजिव। ध्यान रखिएगा, मोनोपोडियल जो बैम्बूज है इनका जो रीजन है ये पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन में और ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, और ये इन्वेसिव नहीं होते। इनका जो मेन जीनस है वो है अरुंदिनारिया बैम्बूसा एंड डेंड्रोकैलेमस। थोड़ा सा इनको नाम याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि अरुंदिनारिया बैम्बूसा डेंड्रोकैलेमस क्या है या फाइलोस्टेचिस एंड प्लियोब्लास्टिस क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मोनोपोडियल बैम्बूज हैं और ये सिम्पोडियल बैम्बूज हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपके 125 इंडिजीनियस एंड 11 एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ बैम्बू जो है वो पाए जाते हैं फ्रॉम 23 जेनरा से। ठीक है, बैम्बू जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं इन द डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, जो उत्तर पूर्व का हमारा डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां, और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया, यानी कि जो उत्तर और दक्षिण का भारत है उसका जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहां पर। ठीक है, और जो इंडिया में बैम्बू की जो मेजर बैम्बू जेनरा दैट इज फाउंड इन इंडिया वो कौन कौन सी है देख लीजिए। अरुंदिनारिया बैम्बूसा, शाइमोन बैम्बूसा, डेंड्रोकैलेमस, डिनोकोला एंड गाइगेंटोक्लोआ एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ मेन है। ठीक, अब जिस इस रीजन में पाया जाता है उसमें से जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी पूर्वोत्तर के राज्य हैं और जो वेस्ट बंगाल है वहां पर 50% से ज्यादा बैम्बू पाया जाता है। पूरे के पूरे देश में जितना पाया जाता है उसका 50% इन दो जगहों पर पाया जाता है, एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक, इसके अलावा जो अदर बैम्बू रिच एरियाज हैं कंट्री के वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो मेजर रीजन्स आपके ये हो गए, यानी कि सबसे ज्यादा आपके नॉर्थ ईस्टर्न में और वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद जो है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक, चलिए आगे देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, देखेंगे थोड़ा सा बैम्बू के बारे में कि बैम्बू की जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ साथ बैम्बू जो है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से जो एटमॉस्फेयर की कार्बन है उसको कैप्चर करके जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है उनमें किस तरीके से रखा जाता है, दैट इज नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बायोडाइवर्सिटी में प्ले करता है और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में करता है। और एक चीज और भी मैं आपको यहां पर बताऊं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के साथ साथ बैम्बू जो है वो एक नॉर्मल पेड़ से, यानी कि अपनी हाइट का, अगर कोई इसकी हाइट का कोई पेड़ है उसकी हाइट से, अगर मतलब उसकी हाइट का कोई पेड़ है उससे 35% मोर ऑक्सीजन जो है ये बैम्बू देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बैम्बू जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए, या आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन को दूर करने के लिए या एटमॉस्फेयर को एक तरीके से प्यूरिफाई करने के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, 35% ज्यादा करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें देयर डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ साइज, बीइंग लाइट येट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बीइंग लाइट येट स्ट्रॉन्ग में इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब है कि जब हम इसको खींचते हैं, अगर इसको जो खींचने की स्ट्रेंथ है वो कंपेरेटिबल है विद स्टील, कंपेरेबल है विद स्टील, यानी कि स्टील के जितना ये होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक, और हल्का भी होता है, हार्ड होता है, स्ट्रेट एंड येट फ्लेक्सिबल, फास्ट ग्रोथ, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत जल्दी उगता है, एंड अबंडेंस, इसकी जो है मतलब पाया भी बहुत ज्यादा जाता है, तो मेक देम अमेनेबल टू वर्सटैलिटी ऑफ यूजेस, यानी कि जो इनका यूज है वो बहुत ज्यादा तरीके से होता है। ठीक है, जो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बैम्बू है दैट मेक इट एन एक्सेप्शनल इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस एंड फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, कैसे देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट है,
यूज्ड इन मेकिंग नॉर्मल एंड फाइन क्वालिटी पेपर, पेपर बनाने का काम आता है, फर्नीचर बनाने के, फ्लोरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, वॉकिंग स्टिक्स, फिशिंग पोल्स एक्सेट्रा। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि बैम्बू से फैब्रिक भी बनता है। फैब्रिक मतलब जो आपका कपड़ा है वो भी बैम्बू से बनता है, और बैम्बू से बना जो फैब्रिक है वो मैं आपको बता दूं कि कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, मोर सॉफ्ट देन कॉटन, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और बैम्बू से बने जो कपड़े हैं वो वेयरेबल्स भी बनते हैं, जैसे कि मतलब जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह भी, ठीक है। और बैम्बू की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि इससे बने हुए जो वेयरेबल्स हैं, यानी कि जो पहनने वाले कपड़े हैं, वो एक टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। यानी कि सर्दियों में अगर आप उनको पहनेंगे तो वो आपको गर्म रखेंगे, और गर्मियों में आप उनको पहनेंगे तो वो आपको ठंडक प्रदान करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेटर्स की तरह भी वो काम करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि यंग बैम्बू शूट्स जो है दे आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, उसको वेजिटेबल्स में भी यूज किया जाता है कुछ कुजीन्स में। बैम्बू स्टेम्स कैन बी स्प्लिट अप फॉर यूज एज पाइप्स इन चैनलिंग वाटर। देखिए यहां पर मैंने ये फिगर में दिखाया है कि किस तरीके से बैम्बू को एक पाइप की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है, कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट यहां पर बैम्बू की वजह से हो रहा है, विच एक्ट्स एज अ पाइप, ठीक। जो रॉ लीव्स हैं ऑफ मेनी बैम्बू स्पीशीज आर अ सोर्स ऑफ फॉडर, वो कैटल के लिए फॉडर का काम करती हैं। लार्ज स्टेम्स ऑफ बैम्बू जो है दे आर यूज्ड एज प्लैंक्स फॉर हाउसेज एंड राफ्ट्स, while both large and small stems are lashed together to form the scaffoldings at construction site। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट में किस तरीके से बैम्बू से बेसिकली वो एक दूसरे को बांध के कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज योर स्कैफोल्डिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो इन सारे यूजेस की वजह से, इसकी जो वेराइटी ऑफ यूजेस है उसकी वजह से बैम्बू को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड, ठीक है, या फिर पुअर मैन्स टिम्बर, या फिर क्रेडल टू कॉफिन टिम्बर एक्सेट्रा, ठीक है। क्रेडल टू कॉफिन टिम्बर का मतलब है कि क्रेडल मतलब इसका यूज जो है बहुत ज्यादा है। क्रेडल का मतलब आपको पता है कि जो बच्चे का झूला होता है, जब बच्चा बचपन में पैदा होता है ना, तो उसको क्रेडल में रखा जाता है, ठीक है। मतलब बच्चा तो बचपन में ही पैदा होता है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है, आई मीन टू से, ठीक है। चलिए कॉफिन का मतलब आपको पता है कि जब आदमी मरता है तो उसको कॉफिन में रखा जाता है, तो इसका मतलब बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक का इसमें पूरा का पूरा जो लाइफ टाइम है वहां पर इस बैम्बू का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है, दैट इज क्रेडल टू कॉफिन टिम्बर, ठीक है। आगे देखते हैं बैम्बू रिसोर्सेज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हम बैम्बू की बात करते हैं तो देखिए कल्म साइज के जो क्लास है, दैट इज योर करंट ईयर में अगर हम बात करें वो है, उसके बाद 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर से बड़े। इसके बाद इसमें दिया गया है ग्रीन साउंड, ड्राई साउंड और डिकेड। साउंड का मतलब यहां पर आवाज नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो मैं बता दूं कि साउंड का मतलब यहां पर आवाज नहीं है, ठीक है। साउंड का मतलब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि ये इसका मतलब है साउंड मतलब अच्छा, ठीक है, जैसे कहते हैं कि ही हैज अ साउंड हेल्थ, ठीक है। साउंड हेल्थ का मतलब होता है अच्छी सेहत, तो उस तरीके से ये साउंड का मतलब यहां पर है अच्छा होना। और ग्रीन का मतलब है जो हरा है, यानी कि जो अच्छा है और हरा है, ठीक है। ड्राई साउंड का मतलब है कि जो सूखा हुआ है लेकिन अच्छा है, और डीकेड जो है उसका मतलब जो खराब हो चुका है, ठीक है। तो इन सबको यहां पर ऐड करके टोटल नंबर ऑफ कल्म्स निकाला गया है 2019 में, कंपैरिजन किया गया है 2017 से, ठीक है। अब यहां पर ये डेटा टेबल के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। इसको अगर हम यहां पर देख लें थोड़ा सा, इसकी समरी जो है कि टोटल नंबर ऑफ कल्म्स जो है एट द नेशनल लेवल वो कितना है 39,454 मिलियन, ठीक है, जिसमें से जो परसेंटेज ऑफ ग्रीन साउंड, ड्राई साउंड एंड डीकेड है वो है 74.41, 17.14 एंड 8.45। तो यानी कि सबसे ज्यादा देख सकते हैं कि ग्रीन साउंड है, उसके बाद ड्राई साउंड है और है आपका डीकेड, ठीक। जो साइज क्लास की हम बात करते हैं 2 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज योर लेंथ ऑफ द कल्म, ठीक है। इसका मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, 38.67 जो है वो ये वाली क्लास है, दैट इज 2 से 5 सेंटीमीटर वाली, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ कल्म्स जो है उसकी अगर हम 2017 से कंपैरिजन करें 2019 में, तो इतना जो है दैट इज 11,351 मिलियन जो है वो इंक्रीज कर चुका है, ठीक। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कल्म्स हैज इंक्रीज्ड इन ऑल द एज क्लासेस एंड फॉर ऑल द साउंडनेस क्लासेस, ठीक है। जितनी भी साउंडनेस क्लासेस है, ड्राई साउंड, ग्रीन साउंड, उनमें भी बढ़ा है। और जो उनकी एज क्लासेस है, एज क्लासेस मतलब जो साइज यहां पर दिया गया है कि 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 8 और उससे ज्यादा, तो यानी कि सारी की सारी क्लासेस में भी इंक्रीज हुआ है और सारे के सारे साउंडनेस के लेवल जो है उनमें भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 40.39% इन द नंबर ऑफ कल्म्स एट कंट्री लेवल कंपेयर टू 2017 असेसमेंट, यानी कि 2017 से अगर हम बात करें तो 40.39
6.39% जो है वो नंबर ऑफ कलम्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, 2017 के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखेंगे इक्विवेलेंट ग्रीन वेट ऑफ बैम्बू एट द कंट्री लेवल बाय एज एंड साउंडनेस इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये इक्विवेलेंट ग्रीन वेट होता क्या है। देखिए, यहां पर आपको ग्रीन साउंड दिया गया है, यहां पर आपको ड्राई साउंड दिया गया है। इनका जो एक कुछ वेटेड फैक्टर्स का यूज करते हुए टोटल ग्रीन वेट निकाला जाता है, दैट इज योर इक्विवेलेंट ग्रीन वेट। ठीक है, जैसे कि यहां पर इन दोनों को जोड़ के निकाला गया है इसी तरीके से, और टोटल ग्रीन वेट यहां पर दिया गया है 2017 में, और इसका कंपैरिजन यहां पर दिया गया है कि बढ़ा है या घटा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल एस्टिमेटेड ग्रीन वेट ऑफ बैम्बू कल्म्स है एट द नेशनल लेवल इज 278 मिलियन टन्स। यहां पर ये वैल्यू दी गई है 278 मिलियन टन्स, ऑफ विच ग्रीन साउंड जो है वो 65% है, ये ग्रीन साउंड है। ठीक है, और ये आपका ड्राई साउंड है, तो ये 35% है, ये लगभग 65% है। ठीक है, और ये है 35%। ठीक, इसके बाद क्या लिखा गया है, एज कंपेयर टू द एस्टिमेट ऑफ 2017 देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 88 मिलियन टन्स। ये आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 88 मिलियन टन्स का। और इसमें जो आप यहां पर दिया गया है कि इट इंक्लूड 61.35 मिलियन टन्स ग्रीन वेट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर कलम साइज, वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो 1 to 2 सेंटीमीटर का कलम साइज का एस्टिमेशन है ये 2019 में पहली बार किया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगर हम कलम साइज के क्लास की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा है जिसका एस्टिमेशन 2019 में पहली बार किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज 1 to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ बैम्बू बियरिंग एरिया, कि सबसे ज्यादा बैम्बू जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में है 13.04, इसके बाद है आपका महाराष्ट्र 9.63, फिर है अरुणाचल प्रदेश 9.36, फिर है उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़, आसाम, कर्नाटक, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो टॉप 10 ये है। थोड़ा सा इनका आप परसेंटेज अगर याद नहीं भी रखेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है, कि ज्यादा कहां है और कम कहां है। इसके बारे में यहीं पे दिया गया है कि जो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया है ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 16 मिलियन हेक्टेयर। 16 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है 2 मिलियन हेक्टेयर का, उसके बाद महाराष्ट्र है 1.54 मिलियन हेक्टेयर, फिर है अरुणाचल प्रदेश 1.49 और उड़ीसा है 1.18। ठीक, अगर ISFR 2017 के एस्टिमेट से इसको कंपेयर करा जाए तो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया जो है वो बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है, 0.32 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और कंपेयरिंग चेंज इन बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ असेसमेंट 2017 से करें तो यहां पर यह दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जो है वो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो इतना है दैट इज योर 2 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से ये सबसे ज्यादा इंक्रीज है। ठीक है, उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है वो आसाम में हुआ है। ये जो एरिया, ये जो आपका ऑर्डर दिया गया है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद अरुणाचल और फिर उड़ीसा, ये आपका टोटल मैक्सिमम जो बैम्बू बियरिंग एरिया है। ठीक है, जो बैम्बू बियरिंग एरिया है टोटल आपका 16, उसका परसेंटेज दिया गया है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है राज्यों में। ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू दी गई है 0.27 मिलियन हेक्टेयर, ये आपका 2017 से के रिस्पेक्ट में ये इंक्रीज है कि सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे ज्यादा जो घटा है, हाईएस्ट डिक्रीज जो है वो है आपकी नागालैंड में 0.7 मिलियन हेक्टेयर की, और उसके बाद अगर हम बात करें तो केरला में दैट इज 0.06 मिलियन हेक्टेयर की ये डिक्रीज है, यानी कि इन राज्यों में कम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मैक्सिमम अक्रेंस ऑफ प्योर बैम्बू हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन महाराष्ट्र। जो प्योर बैम्बू है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। एरिया अंडर डेंस बैम्बू जो है वो भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल है और फिर आंध्र प्रदेश है। ये वैल्यूज अगर आप लोग याद ना रखना चाहें या ना रख पाए तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट ये जो ऑर्डर दिया गया है 2-2, 3-3 वैल्यूज यहां पर जो राज्यों के नाम दिए गए हैं इनको प्लीज याद कर लीजिएगा इसी ऑर्डर में। ठीक है, अगर एरियाज विद हैक्ड बैम्बू क्लम्स की बात करें तो हाईएस्ट है महाराष्ट्र में, उसके बाद है तेलंगाना में और उसके बाद है मध्य प्रदेश में। और बैम्बू रीजनरेशन जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है और ये जो डेटा है ये इसी तरीके से एज इट इज आपका जो रिपोर्ट है ऑफिशियल रिपोर्ट ISFR 2019 की उसमें दिया गया है, और ये डेटा को यूज करके क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। ठीक है, काफी पहले पेपर बन भी अगर चुका होगा तो ये जो रिपोर्ट है ये लास्ट ईयर आई थी। ठीक है, लास्ट ईयर के एंड के टाइम पर ये आई थी, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर इंक्लूडेड हो सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस बार का जो पेपर होगा
या जो अगली बार का पेपर होगा 2020 का या 2021 का, उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो इस रिपोर्ट से आएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि रिपोर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, आई डोंट थिंक कि यूट्यूब के चैनल में किसी ने भी इसको 10 पार्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट को कवर किया होगा। ठीक है, जो वॉल्यूम 1 है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो 10 पार्ट में आती है, 10 चैप्टर उसमें है, उसको हम एक एक चैप्टर को पूरे एक पार्ट में लेके कवर कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज जो इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इस मेहनत का फल आप लोग भी उठाएं, और जो डेटा वगैरह आपको दिया जा रहा है उसका यूज करके प्लीज इसको नोट डाउन करें, और आने वाले एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये तो पक्की गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि एज पर दी करंट असेसमेंट के आधार पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रीन कल्ब्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद असम में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। ड्राई कल्ब्स की बात करें तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़। यहां पर जो ये टोटल बैम्बू कल्ब्स दिया गया है, ये टोटल है ड्राई और ग्रीन को मिला के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज के आधार पर वो अरुणाचल में है, उसके बाद असम है, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मेघालय। ये टॉप 10 है। ठीक है, टॉप 10 ही याद रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप अगर टॉप 10 भी याद नहीं रख पा रहे हैं तो एटलीस्ट टॉप 5 याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2017 के एस्टिमेट से कंपेयर करें तो जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है वो कहां हुआ है? अरुणाचल में, उसके बाद असम में और उसके बाद नागालैंड में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेट, यानी कि जो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट की बात बताई उसमें दिया गया है कि वेट ऑफ ग्रीन कम्स जो है वो मैक्सिमम है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद नागालैंड में और उसके बाद असम में। ठीक है, और ड्राई कम्स की अगर हम वेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद असम। ठीक है, महाराष्ट्र ने जो है मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया है 10.6 मिलियन टन का इन इक्विवेलेंट ग्रीन वेट एज कंपेयर टू 2017, फॉलोड बाय कर्नाटक एंड नागालैंड। तो ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम इंक्रीज है, जो वेट ऑफ ग्रीन कल्म है, वो मैक्सिमम अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, फिर असम है। ठीक है, वेट ऑफ ड्राई कल्म्स की बात करें सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र है, देन यू हैव कर्नाटक एंड देन यू हैव असम। और इंक्रीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद है आपका कर्नाटक और उसके बाद है नागालैंड। और यहां पर जो दिया गया है बैम्बू बियरिंग वेट, ये ओवरऑल है। ठीक है, इसमें भी अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद आपका है महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरला और मेघालय। मैं फिर से कहूंगा कि अगर टॉप 10 आप याद नहीं रख पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज एटलीस्ट टॉप 5 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने कितने डिटेल में इसमें बैम्बू रिसोर्सेज को कवर किया इस टॉपिक में, इस वीडियो सीरीज में, इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पूरी की पूरी सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 वीडियोस आ चुके हैं आज वाले को मिला के, तो प्लीज सारे के सारे को आप एक बार में देख लीजिए। जितना भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो मैंने चीजें बताई गई है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उनको आप किस किस तरीके से नोट कर सकते हैं वो भी बताया गया है पर्टिकुलर जगह पे। तो प्लीज कर लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने फैलाएं। मैं कह रहा हूं, फिर से वर्ड को यूज करूंगा कि कोरोनाइज कर दें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखें। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पे। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। मैक्सिमम इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं, बहुत जल्द हम उनको भी कवर कर लेंगे। बाकी ओकुल के चैनल पे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें जल्दी से जल्दी आने वाली हैं, इसीलिए मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और दिया गया है, दैट इज अबाउट योर कंट्रीब्यूट। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि हम आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, अभी तक हम लोगों ने आपकी मदद की है या अभी हम कर रहे हैं, तो प्लीज कंट्रीब्यूट का एक बटन दिया गया है, वहां पर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी थोड़ा बहुत हेल्प बन पड़े वो जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोर्स और जल्दी से जल्दी ला सके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।